एक और थे जो संदीप थे, हमारा जूनियर है, वो सोए हुए थे, हमने उठिए 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 हो गया, फाड़ते पड़ते थोड़ा सा था ना, गैप ले लेते हैं, तो गैपिंग में थे और हम जस्ट बगल में बैठे थे, उनको बोले हो गया जी, तो कहो गया सर, कहो गया सर, हमको तो डीआरडीओ में बोल रहा है, हो गया तो डीआरडीओ में हो गया, तो हम हाँ वेटिंग लिस्ट लगता है क्लियर करवा दिया। कहा सबसे पहले आलोक सर, चलिए एक मेरे तरफ से भी सर आपकी खुशी में जो 4 चांद हम लोगों के भी लगा। एक दो तीन कॉपी का बुक का नाम बताते हैं सर। पहला हो गया एक कैप्सूल, मार्केट में आया है सर यूथ का। सेकंड हो गया यूथ जो 18,000 क्वेश्चन, अगर वो अपना भी याद करते हैं तो 4500 क्वेश्चन है, 4500 क्वेश्चन है। और थर्ड में हो गया एक वीके में रख लेते हैं, एक मेडिजी, 4 वो। इस चारे को आप अगर पढ़ लेते हैं तो चौथा किसी बुक के भी, पांचवा किसी बुक का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मेन हम लोग का ऐसा तो ब्रांच पेपर में बहुत सारा है, कंट्रोल, सिग्नल, नेटवर्क, फलना चिल्ला बहुत सारा 13-14 बुक, लेकिन मेनली हम लोग का 5 पेपर से पूछता है सर। एडीसी हो गया, एनालॉग हो गया, मेजरमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल, ये 5 पेपर, नेटवर्क एनालिसिस 6 गो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के पढ़ाई के बारे में देखा था। कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनके माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिल रही थी, पर एक चीज़ का कमी इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा से रहा है, और वो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट एस्पिरेंट, जो कि एक ज़मीनी तल से शुरुआत करके, जानते ही हैं डिप्लोमा में कितना संघर्ष है, सेमेस्टर के टाइम में, फिर सेमेस्टर के टाइम के साथ फिर जब पास आउट होते हैं तब, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हो तो पास आउट होने के बाद की दुनिया में कुछ ऐसा बदलाव आता है कि उसको कुछ लोग हैं जो कि संभाल पाते हैं, कुछ लोग संभाल पाते हैं उसको, या फिर कुछ लोग उस दुनिया को छोड़ छाड़ के किसी दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। तो चलिए आज की इस सेशन में उसी कमी को पूरा करेंगे और एक आपको ऐसे डीआरडीओ के एस्पिरेंट से आपको मिलाएंगे। डीआरडीओ सर, क्या बात है। जी हाँ, अभी के समय में डीआरडीओ सभी के जवान पे है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले डीआरडीओ की वैकेंसी आई थी और उसके बाद उसका ज्वाइनिंग वगैरह ये सब भी हो गया। पर एक ऐसे डीआरडीओ एस्पिरेंट की कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं, जिसके जर्नी को आप अगर सुनोगे तो आपको लगेगा कि नहीं क्या बात है, क्या बात है, उसको आप अपने खुद से रिलेट कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के पिछले साल जो फंक्शन हुआ था, उस फंक्शन में ही हम लोगों ने बोला था कि इस बार डीआरडीओ में जरूर कोई ना कोई रिजल्ट होगा, और सच में उसी को तहत हमारे यहाँ द पॉलिटेक्निक क्लासेस के जो पहले के फैकल्टी थे, सैम सर, समदर्शी सर, जिनका डीआरडीओ में सिलेक्शन है और वो उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया। और उसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले ही, कहने का मतलब कल ही शाम में एक और बहुत बड़ी खुशखबरी सुनने को आई, और वो आया जैसा कि आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये देखिए कुछ दिन पहले का ये फोटो है, लाइक एजे शायद पिछले सेमेस्टर का लास्ट डे था, फेयरवेल पार्टी के कह दीजिए। तो उसी पार्टी के दिन ये बंदे थे जो कि हमारे साथ बैठे हुए थे। आप लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन जानेंगे हम लोग। ये अंकित सर है हमारे, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के ही हैं, और ये बहुत ही मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि संघर्षपूर्ण इनकी कहानी रही है, डिप्लोमा करने से लेकर के डिप्लोमा करने के बाद डीआरडीओ तक के सफर में। तो चलिए मैं अब आपको उस चेहरे से मिलाना चाहता हूं, और मैं आग्रह करूंगा कि अंकित सर आएं और इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर जी अंकित सर जी हैं, और मैं इनके साथ साथ मैं आलोक रंजन सर जो कि टीपीसी के डायरेक्टर हैं, उनको भी बुलाना चाहूंगा इनके स्वागत के लिए। तो चलिए सबसे पहले आलोक सर, बहुत चलिए एक मेरे तरफ से भी सर आपकी खुशी में जो 4 चांद हम लोगों के भी लगा, एक मौका दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसको पहने रहिए सर, अगर दिक्कत ना हो तो एक निकाल दीजिए, एक रहने दीजिए। अंकित सर को द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से और हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, और बहुत खुश है। आज का दिन बहुत ही शानदार है, क्योंकि हमारे साथ एक ऐसे फैकल्टी जो अपना सफलता परचम कर लिए हैं।
तो आज का इस वीडियो में बताएंगे अपना जीवन की कहानी और आप लोग को बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है। बहुत सारा चीज़ें पूछा जाएगा अभिषेक सर के द्वारा और आप लोग सीखिएगा और जानिएगा और अपने अंदर उसको निखारिएगा। तो आगे हम लोग अभिषेक सर को लेके चलते हैं और अंकित सर अपना यहाँ पे इंटरव्यू एक सेशन रखा गया है और आप लोग सुनिए, जरूर सुनिए। चलिए चलते हैं सर। चलिए, जैसा कि आलोक सर ने कहा, आज का ये इंटरव्यू सेशन मतलब आज का दिन अंकित सर के नाम है, जिन्होंने आज के इस मोमेंट को हम लोग को एंजॉय करने का मौका दिया। तो इसके लिए मैं सर सबसे पहले फिर से आपको एक और तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। ये खुशी जो है ना, ये बयां कर रही है इनके संघर्ष की कहानी। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो एकदम ज़मीनी हकीकत से कि सर ने कैसे मतलब कि डिप्लोमा, जैसे लाइक एक डिप्लोमा में आना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। और मैं जानना चाहूँगा सर कि सबसे पहले आप ये बता दो कि लाइक आपने डिप्लोमा का रूप कैसे अपनाया था। लेकिन हाँ, मैं इससे पहले भी एक बात आपको बता दूं, DRDO क्या है इसके बारे में कुछ लोगों को तो मालूम होगा, पर जो जानते हैं उनके बारे में मैं बता दूं। DRDO क्या है? एक हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स ये डिफेंस में जितने सारे भी शोध होते हैं, मिसाइल्स हो गए, रॉकेट्स हो गए, या फिर किसी अन्य तरह के भी जो भी शोध होते हैं उस पर ये वर्क करती है DRDO। हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री की बहुत ही अहम योगदान है इसमें। और सर जी का उसी में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में इनका मतलब जॉब हुआ है। और सर जी ज्वाइन करने वाले हैं, जाने ही वाले हैं। पर ये देख रहे हैं ना खुशी, मंद जो मुस्कान आ रही है चेहरे पे। कुछ दिन पहले तक मैं आपको बता दूं सर जी के चेहरे पे ऐसी उदासी छाई थी, लेकिन वो उदासी कब खुशी में बदल गई पता भी नहीं चला। तो चलिए फर्स्ट सवाल सर यही कि आप ये डिप्लोमा की ओर रुख आपने कैसा किया। आगे सबसे पहले आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, आप कहाँ से हैं, क्या हैं, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सर सबसे पहले तो जिन बच्चों का मेरा नाम नहीं पता होगा, आप तो बता ही रहे हैं। मेरा नाम हुआ अंकित राज और हम प्रॉपर तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ गया और हम एक गांव का सीधा साधा लड़का है। सीधा साधा बोलिए जो बोलिए आपको, और अगर इसके बारे में और आपको हम चर्चा करेंगे तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा अगर देखें तो छोटा सा आपको हिंट्स हम यही देना चाहेंगे कि मेरा जैसे गाँव जिला हुआ गया और एक हम गाँव के ही प्रॉपर रहने वाले हैं। और वहाँ से हम लोग शिफ्ट किए थे फिर गया आने के लिए 9th में, फॉर बिहार बोर्ड से है, हमें CBSE से है नहीं जी सर। और सब कुछ यही डिप्लोमा में आप कैसे चले आए। मैंने ये कहा कि अब जैसे 9th 10th करने के बाद और भी बहुत कुछ है, 12th करेंगे या फिर BSc करेंगे, लेकिन आपने डिप्लोमा में कैसे चले आए, इसकी कहानी बताइए सर। इसका कहानी तो बहुत रोचक है सर। ऐसा है कि जो हम 10th पढ़ते थे, 10th हमारा जो कोचिंग का नाम हुआ नेचुरल जो हुआ सर, जगजीवन कॉलेज के जस्ट सामने है। उसमें हम लोग पढ़ते थे 9th 10th, वहाँ मतलब बहुत बढ़िया गाइडेंस दिया गया था 10th के लिए स्पेशल। और पता नहीं अभी है कोचिंग की नहीं, तो हम नहीं पता क्योंकि हम अभी गए नहीं हैं। तो सर वहाँ हम मानपुर में हम अपना डेरा लेके रहते थे, हम अपने पापा के साथ में, और खाना हम खुद ही बनाते थे, मैंने पापा और हम रहते थे। तो हाँ, एक हमारे भैया जो हुए जिनका नाम कुंदन था, वही हमारे मतलब सजेशन दिए कि अगर कुछ करना चाहता है, चूँकि जनरल में देखता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपको एक ऐसा डिग्री होना चाहिए चूँकि आपको भीड़ भी कम हो और वहाँ पे परसेंटेज आपका ज़्यादा हो नौकरी लगने का। तो एक रैंडमली हम कह सकते हैं कि उन्हीं के द्वारा जो हमारा सजेशन था, उन्हीं के द्वारा हम शिफ्ट किए। ऐसा नहीं हम मतलब तैयारी भी उन्हीं का रिगार्डिंग किए कि ऐसा ऐसा पढ़ लो, इस तरह से हुआ है, तो हम वहाँ से शिफ्ट किए हैं डिप्लोमा में, और उस तरह से वहाँ से हम एग्ज़ाम दिए थे। चलिए, सर ने बताया कि कैसे ये डिप्लोमा में आए, तो अब मैं ये सर से जानना चाहता हूँ कि सर आपने डिप्लोमा में आया तो कौन सा ब्रांच लिया। ये भी एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि डिप्लोमा में कौन सा ब्रांच है और आप किस कॉलेज से थे। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे, जानने को जो भी देख रहे होंगे कि किस कॉलेज से हैं, कौन सा सेशन से हैं, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा बताइए सर। सर ये तो है कि जैसे मेरा तो ब्रांच हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स सर, और मेरा कॉलेज का नाम हुआ BKP, जिसको बद्दी उजमा खां पॉलिटेक्निक बोलते हैं, जो सीतामढ़ी में है, पुपरी में मेन प्रॉपर जगह है। और जो कॉलेज के मेरा होंगे जानते होंगे कि कितना कठिनाई से हम लोग कॉलेज जाते हैं, क्योंकि पुपरी से वहाँ कोई भी बस नहीं चलता, कोई रिक्शा नहीं चलता। सेशन सर जो हुआ मेरा 15-18 सेशन है, और कॉलेज हुआ BKP इंस्टीट्यूट सीतामढ़ी। देखिए, तो ये सर ने बताया। अब देखिए, डिप्लोमा में जैसे ही आए तो फिर सर आप पे मतलब कि
कैसे पढ़ाई किए, कैसे आपका मतलब डिप्लोमा करते करते लोग के मन में ये भी एक बात आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से जो होते हैं, उनके मन में बहुत सारे झेलना पड़ता है कि क्या है इसका, कहीं स्कोप नहीं है, ये नहीं है। तो इन सभी से आपने कैसे बचाव किया और पढ़ाई में निरंतर लगे रहे? सर जैसा कि हमें बताया कि जैसे सबसे पहले तो हमको पता ही नहीं था कि डिप्लोमा होता क्या है। वो जैसे ही उसमें हम एंट्री किया अपने आप को एकदम पूरा इंजीनियर मान लेकिन ना इंजीनियर हम हैं। हमको कोई ये पूछता था कि ना कौची है तो इंजीनियर है। अभी नहीं पता था कि उसमें जो मेरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कोई बोलता है, सुनने के लिए भी मिलता है कि एकदम बहुत खराब ब्रांच है, घटिया ब्रांच है, यह तरह का। और हम अपना लाइफ में भी इतना जो सेशन जो हमारा हुआ उसमें हम देखें कि जितना भी हमारा बैचमेट था, इन्हीं सब चीज़ों को सुन के वो टेक्निकल छोड़ के सीधा शिफ्ट हो गए थे जनरल में। और जो जनरल में हुआ तक पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी तो संपर्क में हम हैं नहीं। लेकिन अब जहाँ तक मेरा पढ़ाई की चर्चा हुआ तो एज ए हम क्या बता रहे हैं, हम हैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट। अब आप जैसे ही डिप्लोमा क्वालिफाई करते हैं सर, तो हमारा आता है सबसे फर्स्ट सेशन में पूरा इंग्लिश में आता है। हाँ, पूरा इंग्लिश में आता है। और इंग्लिश एक ऐसा है बिहार बोर्ड का लिए एकदम कट्टर दुश्मन है। इंग्लिश और बिहार बोर्ड ये एक पिंजरा के दम में एक तराजू के दो पहलू है सर। अरे इसमें है कि हमारा तो सबसे पहला जो सेमेस्टर था उसी में 2 कैरी लग गया था सर। चलिए सर, हम भी इसमें साथ हैं आपके, हमारा भी फर्स्ट सेमेस्टर में 2 कैरी लगा था सर। मेरा कैरी लग गया तो, और मेरा सभी ऐसा नहीं था मेरा ही लगा था, और 1-2 स्टूडेंट का लगा था। 60 को मेरा स्टूडेंट, मतलब हमारा एक बैच में 60 स्टूडेंट होते हैं, तो उसमें बहुत कम ही स्टूडेंट का लगा। तो वहाँ जब कैरी लगा था, हमको नहीं पता था कैरी में क्या होता है। हम सोचे कैरी कुछ होगा ऐसे, हमको पूरा मतलब डिप्लोमा से पूरा अनजान थे। हमको तो ये भी नहीं पता था कि डिप्लोमा में कोचिंग भी गया में चलता है, क्योंकि हम मानपुर के रहने वाले हैं और नदियाई पार हमको चलता है, जिसको बाईपास बोलते हैं, पॉलिटेक्निक का क्लास चलता है। तो हमको तो यही फैमिली में थे, गलतफहमी में थे कि जैसे पॉलिटेक्निक हो गया था हम इंजीनियर हो गए। और मेरा गांव में सबसे पूरा हल्ला हो गया कि इसका नौकरी वही टाइम में हो गया। तो प्रोसेस धीरे बढ़ते गया और सारी कठिनाइयों आता गया, फिर देखते गए तो फिर आज हम आपके सामने ही हैं। सर ने जैसा आपको बताया कि डिप्लोमा में यही होता है, हम भी जब आए थे तो हमें भी लगा था कि नहीं अब तो हम साहब बन गए, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ ऐसी थी। जैसा कि सर ने कहा, हिंदी मीडियम वालों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, किन्हीं किन्हीं का कैरी भी लगता है, जैसा कि सर का भी लगा था। एक बहुत बड़ी सवाल आती है कि सर जो कैरी लग जाता है क्या वो जॉब में जाता है या नहीं जाता है? तो उसके लिए भी सर जी एक उदाहरण स्वरूप है कि कैरी लगा या कुछ हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आप अगर कंटिन्यू मेहनत करोगे तो वो आपको एक ना एक दिन रिजल्ट के तौर पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। सर यहाँ एक चीज़ और हम रोकना चाहेंगे, तो मेरा तो हम बता रहे हैं पूरा सेमेस्टर का हम आपको बता दे रहे हैं, 6 सेमेस्टर के। पहला सेमेस्टर में तो मेरा कैरी लग गया। अब कैरी लग गया तो सबसे पहले हम कोचिंग किए नहीं थे फर्स्ट सेमेस्टर में। अब फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखते हैं कि सब आपका 11-12 का फिजिक्स रहता है, मैथ रहता है, लैंग्वेज कुछ रहता है और न्यूमेरिकल और इंग्लिश। तो सबसे पहले तो लैंग्वेज के लेकर प्रॉब्लम होता है सर, और मैथ आता है ऊपर 10th क्लास के लेके और लोड हो गया, केमिस्ट्री होता है और लोड हो गया, एकदम मतलब प्रेशर पे प्रेशर, प्रेशर पे प्रेशर, एक समस्या हटती नहीं कि दूसरी हावी होती है। जैसे उसी तरह से जैसे एक सेमेस्टर का एग्जाम दे करके नहीं आते कि अगले सेमेस्टर की टेंशन उसी दिन से होने लगती है बस। तो यही हुआ है सर कि पहला में तो कैरी लग गया। अब हमको ये नहीं पता चला कि कैरी में हम सब दिन के लिए पीछे हो गए कि मतलब कुछ सब्जेक्ट के लिए पीछे हो गया पूरा सेमेस्टर के लिए। तब मतलब हम अपना जब क्लास में जब वहाँ गए अपना कॉलेज में, तो अपना दोस्त यार से पता चला कि नहीं कुछ 2 ही सब्जेक्ट में आप वो 2 को फिर से दे सकते हैं। और फिर जैसे फिर सेकेंड सेमेस्टर में आए तो फिर क्लास ज्वाइन किए। क्लास ज्वाइन करने के बाद फिर थोड़ा सा हेल्प मिला, लेकिन वही फिर था समस्या इंग्लिश जहाँ समझ में आया तो फिर 12th आ गया चीज़ आई। 12th में तो हम 10वां का स्टूडेंट हैं बिहार बोर्ड के दम पूरा नहीं। हमको अब देखते करते हैं जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि 11-12 का मैथ हो जाता है सर, और 11-12 का मैथ एकदम कंट्रोल से बाहर है, लिमिट इंटीग्रेशन सब अचानक से पहली बार जब सुनते हैं तो थोड़ा सा लगता ही है। हाँ, तो इसी तरह से था, लेकिन फिर भी अपने आप को फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम कैरी लग गए। लेकिन हाँ, इसके बाद जो भी मेरा आया हम कैरी नहीं लगे। मेरा हर बार नंबर क्या होते गया, इंक्रीज होते गया। बीच में शायद लगता है 5th या 4th सेमेस्टर में कुछ नंबर कमा था, लेकिन डिस्टिंक्शन मेरा अप्रोक्सीमेट लगता 2-3 के छोड़ा दे तो मेरा 3 को सेमेस्टर में था। तो क्या आप जब सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो इस दिन के बारे में क्या पहले माइंड में आया था कुछ ऐसा, या सेमेस्टर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगा कि नहीं ये हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया? नहीं सर, देखिए इसमें था ना कि सबसे पहले तो डिप्लोमा में मेरा जैसे ही हम एंट्रेंस क्वालिफाई करके जैसे हम एडमिशन के लिए गए तो हूँ अपने आप को हम इंजीनियर मान लेंगे। और मेरा गांव में कोई किया नहीं था,
तो भी बोल दिया इंजीनियर, हम भी पूरा चढ़ गए। और जैसे जैसे करते गए तो वैसे वैसे नीचे आते गए। जब हकीकत मालूम चलने लगी आपको, तब फिर हमको पता चला कि नहीं, एज ये एक तरह से समझिए कि आपको एक पढ़ाई सर्टिफिकेट देता है, पढ़ाई है, कोर्स है, जो आपको एक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, हाँ। जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट देता है। फिर उसके बाद सर आपने मतलब लाइक एज ए सेमेस्टर तो आपका समाप्त हो गया। 6 सेमेस्टर जब आप पास आउट हुए तब आपका क्या करने का है, कैसे क्या करना है, इसके बारे में बताइए। क्या आप उसके बाद आपने क्या प्लानिंग किया? सर देखिए, 6 सेमेस्टर के बाद तो सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स था। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कितना मतलब कन्फ्यूजन है, हम कह नहीं सकते, हम खुद कन्फ्यूजन में थे। क्योंकि जैसे हम क्वालिफाई किए थे 2018 में, तो मेरा एज उस समय लगता था 16 या 17 साल होगा एज ए सर्टिफिकेट से। तो सर 16-17 साल था सर्टिफिकेट से, तो उसमें था कि 18 साल के बाद कोई बहाली आता है तो हम 2 साल करेंगे कोचिंग। डिप्लोमा में कोई भी 16 साल की नौकरी आता नहीं है, तो हम सीधा स्विच हो गए क्या चीज़, जनरल में। तो जनरल में उधर हम कोस्ट गार्ड भरे, नेवी भरे, एयरफोर्स भरे, हमको कोई कुछ नहीं निकला। सिर्फ एक निकला था, कोस्ट गार्ड निकला था, जिसमें भी हम छट गए थे। वो साइबर कैफे की गलती की वजह से परसेंटेज देना चाहिए था कुछ, टोटल परसेंटेज उसमें होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितना आया, सेकेंड सेमेस्टर में कितना है, तो उसमें थोड़ा सा नंबर के लेके मेरा होना चाहिए था, मेरा 75 अप्रोक्सीमेट है सर, और वो हो गया वहाँ पर कुछ दशमलव के लेके। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट किया गया। लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है, आपने एग्जाम क्लियर किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलतियों के कारण से जो कि मालूम नहीं था, तो उसमें तो बहुत दुख हुआ होगा सर। दुख तो सर वहाँ हमको अभी आज भी वो दृश्य याद है सर, याद है कि जब हम केरला में गए थे, हमारा रेड फोर्ट कोची है वहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो हमारा सुबह में दौड़ था, दौड़ हो गया, मतलब शुरू में तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऐसी जनरली होता है नॉर्मल, तो 6-7 बजे तक हो गया, फिर दौड़ हो गया, पुशअप था, पुशअप हो गया, उसके बाद फिर शाम में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर से एक फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल होता है सर। तो फाइनल में भी मेरा हो गया था। जब फाइनल में हो गया तो हम पूरा खुश थे कि आप तो चलिए नौकरी लग गया। लेकिन उसके बाद फिर देखते हैं क्या कि एकदम इंडियन नेवी का ऑफिसर आते हैं, बोलते हैं कि हमारा मतलब पूरा 25-30 लड़कन क्वालिफाई किए थे, टोटल चीज़ इतना लेके पहुंचे, तो वहाँ लगता है कि 70-80 को, इतना में 20-25 को लड़कन, लेकिन 20 लड़कन फिर से बुलाएं, मतलब सब लड़कन के फिर से बुलाएं कि जो मेरा जिस तरह से प्रॉब्लम था 20 लड़कन का और ऐसे ही प्रॉब्लम था, तो उन लोग के बुला के फिर बोला कि नहीं, तुम लोग का अथी है परसेंटेज के लेके इशू है। और आप लोग एक बात नोटिस करते हैं, नेवी फोर्स जो हमारा डिपार्टमेंट, नेवी, कोस्ट गार्ड, एयर फोर्स हो, जो भी हमारा डिफेंस से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है, वो हर एक चीज बारीकियां से मतलब की जांच करती है। बारीकियां मतलब उसमें 0.11% का एरर नहीं होना चाहिए। हाँ। उसका दिस है तो दिस का स्पेलिंग आप THAD भी लिख सकते हैं, तो आपको हर जगह वही होना चाहिए। गलती है तो गलती होना चाहिए, ये नहीं कि आप सही करिएगा तो आप छड़ जाइएगा। और हाँ सर, एक बार और हम रोकना चाहेंगे, जब हम उधर जनरल में स्विच हुए थे तो मेरा एक भी जॉब कुछ भी क्वालिफाई हम नहीं हुए थे, लेकिन हाँ वहाँ से मेरा एक चीज़ बेनिफिट मिला था कि इधर हम इंग्लिश पढ़ लिए थे, और ननटेक में आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के कारण से आपको वो मजबूत हो गया था। हाँ, तो उधर मेरा था कि हम नॉनटेक में तो स्विच कर गए। और आप लोग भी हम बोलते हैं कि जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, और जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का स्टूडेंट हो गया, कंप्यूटर, वो सब सुनने को बहुत सारा मिलता है सर कि ऐसा ब्रांच है इसमें नौकरी नहीं लगता है। अब आप देख भी रहे हैं कि इसी संस्था से जुड़े हुए कितना टीचर के हुआ है, और इसमें भी था वही अभी हम बात बोलना चाह रहे हैं कि इसमें, और क्या चीज़ था सर अभी जैसे सर जी जहाँ पे अभी ग्रुपिंग इन लोग करते थे, वहाँ से जितने सारे भी लोग थे, मतलब कि कम से कम सर टोटल कितने लोग हैं जिनका DRDO में अभी सिलेक्शन हुआ है अभी आपके ग्रुपिंग से सर लगता है कि 6-7 को हुआ, 6-7 सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, और वो भी गया कहते हैं ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि। तो अभी तो ज्ञान वाला सिलसिला चल रहा है, तो इन लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। चलिए सर, ये जो बातें अभी हम लोगों ने सर से जाना कि डिप्लोमा पास आउट करने के बाद इस तरह से इन्होंने ननटेक के साथ साथ टेक्निकल फील्ड में आए, सर ने एग्जाम दिया। इसके साथ साथ सर मुझे जहां तक पता है आपका एक बार IOCL में भी रिजल्ट हुआ था। उसकी कहानी बताइए सर। उसमें भी था कि देखिए, हम जैसे ही स्विच हुए टेक्निकल से, ननटेक से जैसे हम टेक्निकल में स्विच हुए तो मेरा रिजल्ट गिरना स्टार्ट हो गया था। मेरा मेरिट भलक नहीं बना, लेकिन फर्स्ट में था कोस्ट गार्ड निकला था। कोस्ट गार्ड चूंकि एज बहुत कम रहता है, तो मेरा एक ही बार मौका मिला था, मैंने 2 बार में मौका मिला था। फर्स्ट बार में नहीं निकला था, सेकंड बार में निकला। फिर सेकंड बार में फिर गए थे टेक्निकल एग्जाम देने था IOCL के, जैसा कि आप बोल रहे हैं, तो वहाँ भी मेरा हो गया था। इंटरव्यू भी हो गया था, पर मेरा मेरिट नहीं बना था, तो वहाँ से मेरा निराशा यहाँ से लगा था। मतलब मेहनत अगर आप करोगे तो आपको भी रिजल्ट होगा, जैसा कि सर ने बताया। अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा
कि एक बार हम लोग सर याद है NPCIL रावत भाटा गए थे, और वहां पे हम लोग के मतलब एग्जाम देने के बाद लौट रहे थे, सर जी ट्रेन पकड़ के कहीं आगे चले गए थे। क्योंकि NPCIL का एक रूल है, पहले ऐसा होता था, अब थोड़ा अलग भी हुआ है कि जिस दिन आपका एग्जाम होता है उसी दिन शाम के समय में क्या होता है, रिजल्ट भी आता है। तो और उसके अगले दिन इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो सर ने का रिजल्ट हो गया था, और तब तक कितना दूर आप कैसे, मतलब आप क्या सोच करके सर उस दिन आप चले जा रहे थे? सर रावत भाटा के तो कहानी आपको तो हम बताए किए थे, लेकिन ऑन कैमरा हम बताना चाह रहे हैं कि उसमें था कि क्वेश्चन पूरा टफ पूछ दिया था सर, और हम बनाने के लिए बना दिए थे, मतलब 60-70 वो लगता है अटेम्प्ट हम किए थे, ऐसे याद हमको पूरा नहीं है। तो उसमें हम देखें कि 60 नंबर में तो होगा नहीं, तो इसलिए बढ़िया है कि जितना जल्दी रावत भाटा छोड़ के जितना से जल्दी अपना गया पहुँचे। तो रावत भाटा से आपको कोटा जो है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वहाँ तो हम पहले डिस्टेंस कवर कर लें उसको बाई रोड से, और वहाँ से ट्रेन धर के हम लगता है कि 2-4 स्टेशन बाद चल गए थे। वहाँ जब रात में जब रिजल्ट आया सर, तो देखे कि मेरा नाम था लिस्ट में, तो फिर वहाँ से हम लोग रिटर्न आए थे, और रिटर्न आने के बाद रात भर उस दिन हम गुजारे थे स्टेशन पे, कोटा स्टेशन पे। क्योंकि वहाँ पे रात में ना कोटा से आपको रावत भाटा जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो फिर अगले दिन गए, तो वहाँ पे इंटरव्यू में क्या हुआ सर, सुना ऐसे सुनने में आया सर कि इंटरव्यू के दिन बहुत अच्छा खाने पीने को मिलता है सर। इंटरव्यू तो NPCIL में हम लोग गए थे, जैसे कैंटीन में IUCL में भी गए थे। तो एक बात हम देखें, ये सब जो बढ़िया प्रेस्टिजियस हमारा जो संस्था है, उसमें खाने पीने के लिए इतना बढ़िया देता है कि मत पूछिए। जो मिला हम लोग ऐसे पहली बार देख रहे हैं वो चीज़, ये है कोई चीज़, तो कह रहा है कि ये है ऐसे। हमको खाना का तो नाम अभी भी नहीं याद है, लेकिन दिमाग में फिगर है कि ये चीज़ हमको मिला था। तो वहाँ भी अपना इंटरव्यू दिए, पर मेरिट फिर शाम को आया, तो उसमें भी मेरा नहीं हुआ था सर, मेरिट NPCIL में भी नहीं लगा। NPCIL में भी मतलब कि व्यवस्था जो है ना NPCIL का, हम भी गए हैं वहाँ पे देखे हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है NPCIL में ही होता है, तो उसकी व्यवस्था सारी चीज़ें एकदम बहुत अच्छी होती है। और वो अब चीज़ें कुछ दिन में सर फिर से दोबारा आएंगे तो और अच्छे तरीके से DRDO के बारे में भी बताएंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, और वहाँ से हम लोगों ने धीरे धीरे आए DRDO का एग्ज़ाम का तैयारी जब आप कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बताइए कि कैसे क्या मतलब कि हो रहा था। जैसे आपने नोटिफिकेशन आने के बाद का जो तैयारी जो होता है, क्योंकि एक सबसे बड़ा प्रेशर होता है यही कि जब आता है फॉर्म, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी तुरंत से पढ़ाई, क्योंकि DRDO का है कि इस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आया तो 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा देता है। तो उसके बारे में बताइए। और जो लोग DRDO की तैयारी करने की सोच रहे हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सारी बातों को, क्योंकि सर जी उसको पार करके आज वहां पे आए हैं, तो उसके बारे में सब कुछ बताइए। और अपने जो जूनियर लोग हैं, जितने भी जूनियर हैं, उनको एक गाइडलाइन के तौर पे कि डिप्लोमा में पढ़ने के साथ साथ क्या क्या करें, ताकि एग्जाम के बाद मतलब सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद उनको तैयारी करने में दिक्कतें ना आए। सर जैसा कि हम बताना चाह रहे हैं DRDO के लेके स्पेशल, कि आप देख रहे हैं कि DRDO का नोटिफिकेशन 2022 में आया था। हाँ। और तब तक के लेके जैसे मेरा जो एज है 2015 से 18 हम लोग क्वालिफाई किए, पास आउट किए, तो एज गैपिंग आप देख लीजिए कितना हो गया, 4 साल हो गया सर, 18, 4, 22। अब 4 साल में आपको तो सबसे पहले घर के प्रेशर है। हाँ, घर के इतना ज़्यादा प्रेशर है कि आपको सामने कुछ भी करवा देता है, चाहे कुछ भी हो। तो इसमें सर DRDO में 2 एग्जाम होता है। फर्स्ट में होता है पेपर CBT1, CBT2। तो CBT1 जो होता है पूरा नॉन टेक होता है, जो हमारा क्वालिफाइंग मार्क होता है। सेकंड जो हमारा होता है टेक्निकल 100 नंबर का, दोनों 100 नंबर का होता है, और जो हमारा 100 नंबर का होगा मेरिट उसी से बनता है। तो DRDO में जो मेरा पहला जो तैयारी था, पहले तो नॉन टेक मतलब ठीक था, मेरा इंग्लिश ठीक था, और हम गौरव सर का उत्कर्ष क्लास में आप लोग जानते भी होंगे, करंट अफेयर हम लोग उनको से भी देखते रहते थे। खाना बनाते के समय में स्पेशल कोई टाइम नहीं देते थे, क्योंकि खाना बनाने में सर 1 घंटा लग जाता है, रोटी बनाने में, सब्जी बनाने में, शाम में। और चूँकि भोर में तो देखिए जो भी रोटी सब्जी आज अपनी बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, वो इन बातों को जरूर याद रखिएगा कि कैसे टाइम का यूटिलाइज करते हैं। जी सर। तो सर एक तो पहला प्रेशर तो वो कमाल कर रहा था सर, कि 4 साल हो गया, अब तक आपको कहीं रिजल्ट हो रहा है लेकिन मेरिट नहीं बन रहा है। तो घर के मतलब नहीं कि आपका कितना रिजल्ट हो रहा है, मतलब ये है कि आप नौकरी लगना है। तो उसी के लेके थे सर। तो अभी तो पूरा मतलब जैसे 18 साल बीच में तो कोरोना आ गया, उसका तो अलग प्रेशर छोड़िए, किसी तरह से बीत गया। तो सारा प्रेशर हम ही लोग पे आया, जो हम लोग पास आउट कर गए थे। जो फ्रेशर था, जो उस चीज़ में अभी मतलब उसी में अभी डिप्लोमा कर रहा था, ट्रेनिंग में था, मतलब जो अभी
कोई थर्ड में था, फोर्थ, उसको कोई दिखते नहीं था, वो तो सेमेस्टर पार करा तो उसके लिए बेनिफिट हो गया। हम लोग के लिए दिक्कत हो गया, ना कोई नोटिफिकेशन आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो हमारा सबसे पहला डिप्लोमा के बाद अगर कोई सबसे बड़ा वैकेंसी के रूप में बम्पर बहाली जिसको बोलते हैं वो था DRDO। तो DRDO में वही हम बोल रहे हैं कि परे सर इसमें 2 चीज़ तो इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो मार्कर था सबसे पहले नॉन टेक्निकल थी, इंग्लिश मार्कर था सर। तो इंग्लिश तो मेरा हम बोल ही रहे थे कि जैसा कि हम थोड़ा सा पढ़े थे एयरफोर्स और नेवी को जाने के लिए, तो यहीं गए में हम पढ़े थे, कोई स्पेशल मतलब टीचर के पास, सर के पास पढ़े थे। तो वहाँ से मेरा इंग्लिश ठीक हो गया था, बच गया था एक रीजनिंग। तो रीजनिंग जनरली मतलब ठीक ही रहता है। मैथ मेरा थोड़ा बहुत वीक था, मतलब 20 गो में 12 गो 13 गो इस तरह से मेरा सही होता था। तो फोकस तो मेरा एक चीज़ पे करना था, मैथ पे। GK GS था तो GK GS भी मेरा ठीक था सर। तो उन्हें बोले उत्कर्ष क्लासेस को देखते देखते मेरा सब याद था। गौरव सर को कौन भुला सकता है। तो मेरा तो ये हुआ कि जैसे फर्स्ट फेज तो मेरा आसानी से निकल गया था सर। और एक बात और मैं पूछना चाहूंगा सर, जब फर्स्ट फेज का रिजल्ट आया था उस दिन की थोड़ी सी कहानी बताइए, क्योंकि रिजल्ट के दिन का बात कुछ अलग होता है, कुछ वह मोमेंट के थोड़ा सा बयां कीजिए, स्टूडेंट लोग उसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। रिजल्ट मतलब CBT फर्स्ट का जो था हमको अभी पूरा याद है, क्योंकि नौकरी जो ऐसा ना एक एक बात याद, एक एक पल याद रहता है सर, कि कौन कैसे किया, कौन किस तरह से कौन बताया। तो हमको जहाँ तक याद है कि हम लोग जैसे सेट मार के आए थे सर, सेट मार के आने के बाद अपना हम पूरा एनालिसिस कर रहे थे, हम थे हमारा जितना भी ग्रुप में सबका 5 को 6 होगा, हमसे पहले ज्वाइनिंग हो गया है। तो उन लोग एनालिसिस कर रहे थे, ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज आ गया DRDO के रिजल्ट तो आ गया, पर ऐसा तो हाई हो गया सर, कहाँ होगा ना होगा, लेकिन हाँ एक विश्वास था कि होना चाहिए था, हो गया। जैसे देखें क्या रे मतलब तो CBT 2 के लिए तो हम लोग क्वालिफाई कर गए हैं, उसमें हम फर्स्ट में जनरल से क्वालिफाई किए थे, ये बात को हम नोट कराना चाहते हैं। फर्स्ट में मेरा लगता है कि 96 गया था कट ऑफ, परसेंटाइज में मेरा 97 मतलब 1 नंबर ज़्यादा था। और वहाँ जो मतलब उस शाम जो हमको याद है, इस संस्था से जुड़े एक और टीचर थे जिनका नाम है चंदन सर। तो चंदन हमको फ़ोन किए, क्योंकि बैचमेट है, तो चंदन सर हमको फ़ोन किया कि रिजल्ट हो गया। वही मेरा भी देखें, वो भी अपने देखें, और जितना हमारा ग्रुप में 5-6 थे उस सबको देखें। और सबको देखने के बाद तो मतलब मत पूछे उस समय क्या फीलिंग, जो एकदम जुनून एकदम मतलब टॉप पे चला गया। हाँ सर, अब देखिए रिजल्ट तो आ गया एकदम, मतलब उस दिन तो मतलब पढ़ाई रात के तो हुआ नहीं, खाना पीना पार्टी इस समय रात खत्म हो गया। फिर उसके देखते करते हैं 1-2 दिन बाद सर नोटिफिकेशन दे देता है DRDO के कि एग्जाम डेट आ गया। हाँ, बहुत फास्ट प्रोसेस है इसका, मतलब कह नहीं सकते कितना फास्ट है। अब उसका 2-3 दिन बाद देखिए CBT 2, अब उसका अलग टेंशन, उसमें कैसे होगा, क्योंकि आप फर्स्ट में ध्यान दे रहे थे नॉन-टेक पे, तो आपका जब नॉन-टेक पे आप ध्यान दे रहे थे तो टेक्निकल तो आपको कमजोर होगा ही होगा, ये तो बेसिक चीज़ है। और टेक्निकल में एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको डेली पढ़ते रहना, अब 10 दिन छोड़ दीजिएगा ना तो पूरा आपको छोड़ देगा, फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। और टेक्निक नॉन-टेक में कि नहीं, मैथ आप जानते हैं तो आप 10 दिन बाद ही बनाइएगा तो वही होगा। जिन रीजनिंग में बनाइएगा एकदम करेक्ट बनाइएगा, GK GS में आप थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, इंग्लिश में लेकिन आप वही बताइएगा क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है। लेकिन टेक्निकल ऐसा नहीं है 2-4 सब्जेक्ट को अगर छोड़ दे तो बाकी सब में आपको एकदम, क्योंकि हम लोग का तो है नहीं कि बड़ा मतलब संस्था से कोचिंग से जाके अपना पूरा पेपर को पढ़ें, क्योंकि आप जान में करते हैं कोई भी आप कोचिंग से जुड़िएगा तो बिना लाख रुपए के होता नहीं है पढ़ाई। और मिडिल परिवार इतना, घर तो रूम रेंट अपने पढ़ा के हम लोग पढ़ते हैं, देख ही रहे हैं कि हम लोग TPC से जुड़ के ही अपना खर्चा चला के आप ही लोग से अपना मतलब इस संस्था से जुड़े हुए हैं, तो आप ही को मतलब मेन क्रेडिट आप ही लोग को जाता है। ये जो सर जी पॉइंट बोले, इस पॉइंट पे मैं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ही बैकग्राउंड उनका लो है, गांव घर से उठ करके आते हैं, तो सर जी एक आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पे हैं। लाइक ऐसे सर जी भी एक गांव से हैं, जैसा कि सर ने बताया, और जैसा कि सर ने ये भी आपको बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि घर से जब पैसे ना मिले, वो सक्षम नहीं है, फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ से इनको 2 रास्ते थे कि एक क्विट करके कहीं बाहर जाके कमा भी सकते थे, डिप्लोमा किया था, कहीं ना कहीं इनको मिल जाता काम, आसानी से मिल जाता, 10-20 हज़ार रुपया कमाते किसी तरह से। यहाँ पे आप हमको रोकना चाहेंगे। हाँ। आपको कि देखिए कमाने का जो जिक्र हुआ ना, तो क्योंकि हम बता रहे हैं कि जैसे मेरा 4 साल हो गया था, तो घर से मेरा हमको याद है एक और हम पूरा रो गए थे, मतलब पापा बोले कि तुमको से कुछ नहीं होगा तो तुम चल जाओ कमाने। उस दिन तो मतलब मत कुछ लग रहा था, हम कहीं एग्जाम देने गए थे, लग रहा था जैसे हमको से एग्जाम देने गए थे भोपाल में, हाल ही फिलहाल में। हाँ, अभी हाल ही फिलहाल में गए थे आप भोपाल में। तो वहाँ था, हमको पापा मतलब बोले कि हम पूछे कि एग्जाम कैसा गया, तो हम बोले कि नहीं एग्जाम उतना बढ़िया नहीं गया, नहीं होगा मेरा रिजल्ट। तो बोले कि ठीक है, जब कुछ होबे नहीं कर रहा तो तुम नौकरी देख लो, तुमको से सरकारी नहीं होगा। तो उस दिन तो मतलब मत पूछे, गार्जियन का काम है बोलना, इतना मतलब इतना ज़्यादा हम पर प्रेशर हो गया था, हम कहा बताएं सर। और जैसा कि हम एक चीज़ और इसमें हम श्रेय देना चाहेंगे यहाँ पे,
मेरा जैसे हर आदमी के सक्सेस के पीछे माँ बाप का तो रीज़न होता ही होता। सबसे बड़ा जो मेरा रोल निभाया मेरा दोस्त ही सब। हर जब भी हम फ़ोन करके बोले हैं जो DRDO में जुड़े हैं, जैसे समदर्शी सर, चंदन सर, आप लोग हो गए सर, जब भी जुड़े मेरा पैसा की ज़रूरत पड़ा, अभी भी हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, नहीं लुका छिपा के कि नहीं हम मतलब पैसा नहीं लिए हैं सर। हम आज भी फ़ोन करते हैं सर मेरे पास पैसा है, बिल्कुल उर्दू बात कुछ बोले, वैसा तो आज तक हुआ नहीं कि ना बोलते हैं, खाली पूछते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, ये ला फार्म भर ला, मेरा पैसा नहीं रहता था सर। तो मेरा मतलब चंदन सर, समदर्शी सर, आप लोग हैं, इनके वजह से हम बहुत सारा तो ऐसा फार्म ही छोड़ दिए हैं सर। बहुत सारा एग्जाम नहीं दिए गए हैं, जो लाइट हाउस जो हुआ है आप लोग अब जान ही रहे हैं सर, तो उसमें हम एग्जाम नहीं देना है, चूँकि मेन रीजन हो गया था वहाँ पे पैसा सर, हम नहीं गए थे। और फार्म इतना आता देखते करते हैं 1000, 1500, 800, 700, ये भी DRDO का भी जो भी फार्म है, ये सब दोस्ती का है, उसी का पैसा से फार्म भरे हैं, उसी के साथ में एग्जाम देने गए हैं, और उसी के साथ में तो ज्वाइन हुए नहीं, लेट से हुए लेकिन हो गए। चलिए सर, अब इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं। हम लोग कहाँ पे थे सर? सर यही थे कि मतलब आप DRDO की तैयारी, DRDO की तैयारी, तो ये तो ननटेक का रिजल्ट आया फर्स्ट CBT 1 का। CBT 2 की तैयारी में आपका मतलब कैसे रहा? तो ये आपने सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, इसको माना गया है। और सर जी ने ये बात बोली कि जो मतलब कि जो ऐसे लोग हैं जो डिप्लोमा करने आते हैं, तो कोई बड़े फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं, तो उनको भी हिम्मत नहीं हारनी है। बस अपने आप को ना अपने जो आप चाहते हैं, जो आपका सपना है, उसको पूरा करने के लिए ख्वाब देखिए, और साथ में उस ख्वाब के अनुरूप मेहनत भी करते रहिए, जैसा कि सर ने करते रहा। कंटिन्यूटी बनाए रखिए, प्रॉब्लम आती है जाती है, पर आपको अपने काम पे फोकस करना है। आपका काम है स्टडी करना और अपने को बेहतर बनाना। सर ने वो किया और उसका रिजल्टेंट आप सामने देख रहे हो। चलिए सर, यहाँ के बाद अब तो तैयारी हो गया कि आपने खुद से ही अपना सारा अरेंजमेंट किया CBT 2 के लिए, पहले से आपका स्टडी था और उसके बाद वो किया। अब CBT 2 जब आप एग्जाम दे करके निकले, उस दिन की कहानी बताइए, क्योंकि एग्जाम दे करके निकलते के साथ ही अपने आप को ये हो जाता है कि मेरा रिजल्ट होने वाला है या नहीं। तो चलिए CBT 2 एग्जाम के डे की कहानी सर। CBT की कहानी तो एकदम क्लियर याद है सर। उस दिन का हुआ था कि जैसे मेरा तो लगता है सेकंड शिफ्ट में था, तो सेकंड शिफ्ट में मेरा जितना बैचमेट थे, जैसे समदर्शी सर हो गए, चंदन सर, आलोक सर, इन सब का सेकंड शिफ्ट में था। तो हम लोग जैसे एग्जाम देने गए, वहाँ देखें स्क्रीन पे टोटल 100 क्वेश्चन, तो मात्र हमको 4 से 5 क्वेश्चन समझ में आया सर। बाकी सब पूरा न्यूमेरिकल था, और न्यूमेरिकल ऐसा न्यूमेरिकल था कि बिना कैलकुलेटर से सोल्व ही नहीं होगा। लेकिन एक बेनिफिट है DRDO में कि आप कितनों पढ़ रहे हैं, लक तो इसमें मैटर करता है, चूंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। अब अगला आदमी पढ़ा है चाहे ना पढ़ा, आपसे भी 4 क्वेश्चन बन रहा है, अगला से भी 4 क्वेश्चन, अब बाकी जो 96 क्वेश्चन है पूरा लक पे है, आप कौन रंग रहे हैं ना रंग रहे हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल जितना भी होता है ना सर, हम लोग का जो न्यूमेरिकल दिया था पूरा ऑक्सीलेटर ये सब से दिया था सर, और बहुत सारा से दिया था, ऑप्टिकल फाइबर ये सब से। तो उस सब में बिना आपका कैलकुलेटर का इस्तेमाल अप्रॉक्सीमेट वैल्यू रखेगा, तो ऑप्शन में सब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, एकदम फिक्स रखना पड़ेगा, फिक्स सोल्यूशन करना पड़ेगा, तो अब जाके आपका आंसर आएगा। तो मेरा मतलब उतना बढ़िया नहीं गया था एग्जाम, लेकिन हाँ मेरा भी और सारे सर का हम पूछे भी थे, जैसे होता भी दोस्त यार में आपका कैसा गया, आपका कैसा गया, तो वही बात बोल रहे हैं कि मेरा भी वैसी है, मेरा भी वैसी है। तो लगा कि नहीं काटा तो कम जाएगा, इसमें कोई तो दो क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम वो आए थे, क्योंकि हमारे मतलब ग्रुप में बहुत बेहतर स्टूडेंट थे, तो उन लोग का मतलब हम पूछें कि सर आपका कैसा गया। जूनियर हुए जैसे कि हम मतलब एक नाम लेना चाहेंगे सुधीर, उनको बहुत हम लोग का मतलब एक्स्ट्रा ब्रिलियंट आदमी है, उनसे कंपेयर तो कर नहीं सकते हैं। उनसे जब पूछें कि आपका कितना मतलब काश है, तो सर मेरा भी यही स्थिति है, हम लोग का जूनियर है, लगते हैं 20 के पास आउट है। तो उनसे जब पूछें कि आपका क्या सिचुएशन है, क्योंकि कंपेयर भी किया जाता तो अपना से बड़े वाला से करते हैं, तो बोले कि नहीं मेरा तो बहुत खराब गया था, कि जब आपका खराब गया तो मेरा तो नॉर्मली है। तब यही था सर, एग्जाम बहुत टफ था, क्वेश्चन मतलब उस समय 21 साल के मतलब अभी तक जितना DRDO लिया था ना, सबसे टफ यही पेपर था। क्योंकि आप देख ही रहे हैं परसेंटाइल कहाँ भागा था सर। हमको तो लगता है कि 100 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो 40-45 को में रिजल्ट हुआ होगा सर, इससे ज़्यादा नहीं, विदाउट नेगेटिव का। तो बस देखिए, एग्जाम जो होता है ना, वो जो एग्जाम होता है 1 घंटे का 2 घंटा जो भी होता है, उस 1-2 घंटे को आपने अगर अच्छे से हैंडल कर लिया तो उसके बाद आपकी ज़िंदगी संवर सकती है या बिगड़ सकती है। वही 2 घंटे हैं आपके पास, और वो 2 घंटे सर जी ने जैसा कहा, क्वेश्चन को देख करके इनको भी एहसास हो गया कि ये थोड़ा क्या, जैसा कि आपको रिजल्टेंट आया कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, पर उन डिफिकल्टियों को भी सर ने अपने तरीके से हैंडल करने की एबिलिटी दिखाई, और उस टाइम में अपने आप को अस्थिरता बनाए रखा और उसको सोल्व भी किया, ना कि पीछे हटे। एक होता है एग्जाम के टाइम में ये प्रॉब्लम आती है,
एक स्टूडेंट को कि आ रहा है, चाहता है कि हम सोल्व ट्राई करेंगे तो हो जाएगा, पर बहुत ही ज्यादा बका जाते हैं और वो गलतियां करके आते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। प्रॉब्लम हो जैसा भी हो, पर आप उस समय अपने आप को अस्थिर करके उसको सोल्व कीजिएगा। चलिए सर, अब उसके बाद की कहानी सर हमको बताइए, जिसका बेसब्री से सबको इंतजार था, CBT 2 के रिजल्ट का। सर जैसा कि CBT रिजल्ट का दिन मेरे लिए एक बुरा सपना से तो कम नहीं कह सकते हैं सर। मतलब पूरा जिसे कहा हुआ कि उसमें था ना कि मेरा जितना स्टूडेंट, जितना भी मतलब बैचमेट थे, हमारा जितना भी ग्रुपिंग थे, रवि सर हो गए, सुधीर हो गए, हरजीत हो गए, समदर्शी हो गए, चंदन हो गए, अक्षय हो गए, 5-6 स्टूडेंट सबका हो गया। मेरा फंसा दिया, चूंकि जितना कटअप गया था एग्जैक्ट मेरा ही था। और ऐसा ही मेरा एग्जस्ट हुआ था, जूनियर थे हरजीत, उनका भी ऐसा ही हुआ था सर, लेकिन उनका क्वालिफाई हो गया तो लगता है जनरल से क्वालिफाई कर गए थे। जितना माने 5 गया कटअप, उनका भी 5 आया था। मेरा EWS कैटेगरी था तो मेरा भी मतलब समझिए कि सेम टू सेम ही कटअप के, जैसे EWS में 3 था तो मेरा भी 3 ही आया था। तो उस दिन तो मेरा तो नहीं लिखा कि आप सेलेक्ट नहीं है, तो वहाँ पे तो उस रात को मतलब उस दिन से लेके मतलब आज से 1 महीना पहले तक कहिए कि हम ऐसा कोई सा दिन नहीं गए, मतलब उसके बारे में हम सोचे नहीं कि नहीं हुआ। और वो जो शुरू वाला जो 10 दिन जो पीरियड था, उस पीरियड में आपको मैं एक चीज़ और बताना है, हालांकि ऐसा तो नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, कि कहा हुआ था सर कि मेरा जितना भी नोट्स था सब नोट्स को हम जला दिए थे। मेरा जितना भी मतलब पेपर जो हम सेट मारे थे पूरा हम जला दिए थे। कह रहे थे पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, इतना बढ़िया, इतना हम मेहनत किए 10-12-20 दिन जो भी हमको टाइम मिला, मतलब हमको लगता था कि नहीं इसमें होना चाहिए था। उसी की वजह से था कि हम लाइट हाउस हम छोड़ दिए थे DRDO में। तो यही हम करना चाहिए कि किसी भी को देखिए कॉपी किताब तो नहीं जलाना चाहिए, ऐसे होता है फ्रस्ट्रेशन में, या हम सब जला दिए थे सर। और जला के हम जा रहे थे गाँव कि अब हम नहीं रहेंगे, हमको सब कुछ नहीं होगा, अब सीधा निकलेंगे काम करने के लिए। तो वो जो मेरा 10 दिन हम कंटिन्यू, ऐसा कोई सा दिन नहीं गया हम रोते रह गए, सुबह शाम दोपहरिया, मतलब दिन भर हम मतलब उसी के बारे में सोच रहे थे। नहीं खाना भी हमको सीखे, क्योंकि हम अकेले रहते थे रूम पे, और अकेले रूम में रहने वाला जान में करते हैं कि थोड़ा सा खाना ऐसी बनाने में दिक्कत होता है कि आप बनाएं आप बनाएं आप बनाएं। और एक तो माइंड का प्रेशर, एक तो घर का प्रेशर, जान में करते हूँ। और मतलब हम 10-15 दिन तो हमको पता ही नहीं चला कि मतलब लाइफ गया कैसे। दिन के रात, रात के दिन, दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, दिन भर रो रहे हैं। उस टाइम ठंडा था सर, हम सब जला के जितना भी था मेरा नोट्स था और जो हम सेट मारते थे जला के सब ताप गए थे ठंडा में। अब कोई पढ़ने से फायदा है नहीं, लेकिन एक बात हम कहना चाहेंगे, मेहनत करता आदमी तो उसका फल थोड़ा देर सवेर मिलता है, लेकिन जरूर मिलता है। जैसा कि सर ने कहा, देखिए दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों का सामना कीजिए। सर ने ये बात कहा जला दिए, ये कर दिए, तो ये क्यों किए? क्योंकि इन्होंने उसकी तैयारी के लिए अपने फुल एफिशिएंसी के साथ, इन्होंने पूरी मेहनत के साथ वो पूरा अपना दिया था, और उसका रिजल्ट है कि आज ये सिलेक्टेड हो गए। और चूंकि देखिए दिक्कतें होती है जब आप बहुत पीछे रह जाते हैं ना, तब वो एक अलग बात होती है। जैसा कि सर ने बताया कि कटअप जितना आया था सेकंड का, सेम टू सेम उस कटअप के जितना ही इनका मार्क्स था सर। और उसके बावजूद ये हुआ था 2 लोगों का मिसमैचिंग के कारण से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से, क्योंकि एक और जो सेम इन्हीं के मार्क्स के एक और व्यक्ति हो गए थे। तो ये नोटिफिकेशन में रूल नियम कानून लिखा हुआ होता है कि अगर 2 ऐसे व्यक्ति जिनका सेम नंबर आ जाए तो जो जिनका एज ज़्यादा होगा उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो उसमें सर जी का रिजेक्शन हो गया था, क्योंकि ये जैसा कि सर ने बताया कि 10th पास करने के बाद डिप्लोमा करने आ गए, और डिप्लोमा करने के बाद इधर है। तो इनका एज थोड़ा सा आप देख रहे हैं, एक कहते हैं ना कि सही समय पे जॉब करना, वो वाली बात सर में दिख रही है। अब देख भी रहे हैं, देखने से भी लग रहे हैं कि यंग के फॉर्म में। अभी सोचिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, एक लाइक एज ए लैब में साइंटिस्ट के अंडर में ये काम करेंगे, और इनके अंडर में कितने सारे टेक्नीशियन काम करेंगे। तो एक बात होती है, तो वो उन सभी के लिए। तो ये तो हो गया सर यहाँ तक का। अब इस 10 दिन 15 दिनों के बाद ऐसा नहीं है, कहा जाता है कि जब भी निराशा आती है तो अपने आशा पे आहत तो आती है, पर उस आशा निराशा को आशा में बदल करके फिर से मेहनत करना। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया सर? जलाया। उसके बाद कैसे आप इस फ्रस्ट्रेशन से उभरे और फिर से पढ़ाई के लाइन में क्या आप आए या नहीं आए, इसके बारे में बताइए सर। बताना चाह रहे हैं सर कि जैसे कि मैं था तो डेट ऑफ बर्थ की वजह से मेरा रिजेक्शन हो गया, लेकिन हाँ जितना भी मेरा सीनियर है, जितना भी मेरा दोस्त हैं, जितना भी मतलब ज्वाइन किए हुए हैं, वो सब बोलते थे कि आपको हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में आपका फर्स्ट में है। हम कह रहे हैं कि ठीक है सर हो जाए तो अच्छा बात है,
ये सब जब से हम सुने मतलब 100 में 5% हमको आशा आया। फिर हुआ सर कि हम डेली बोलते थे कि डेली मेल चेक करते रहना। हम ऐसा कोई सा दिन नहीं गया, ऐसा कोई सा घंटा नहीं गया हम मेल नहीं चेक किए। मेरा मतलब पूरा पढ़ाई मेले चेक में करे में ख़त्म हो गया। सुबह शाम दोपहर मोबाइल जितना बार चेक किए तो 3 चीज़ हम सबसे पहले व्हाट्सएप, यूट्यूब और मेल, क्योंकि मेल पे ही आता है टोटल चीज़। तो और इसमें जो था सर कि जो हम मेल चेक करते रह गए और पूरा मतलब पढ़ाई तो समझिए कि जान में करते हैं। आप किसी चीज़ के लिए इतना मतलब शिद्दत से मेहनत कीजिएगा और नहीं होता तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और वो होगा जब आपने आसपास के सारे स्टूडेंट का और आप पीछे रह जाइएगा तो उसमें और होता। लेकिन हाँ, उन लोग गए तो उन लोग बोलते रहते थे कि नहीं बुलाएंगे, बुलाएगा 1 महीना 2 महीना बाद, और देखिए आज से 3 महीना बाद बुला ही लिया। चलिए वो सारी चीजें तो आपने देख लिया। अब पॉइंट है कि कैसे क्या बुलाया। तो इसके लिए मैं एक और इनके एक अजीज दोस्त हैं, हमारे भी एक अजीज दोस्त हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा और वो बताएंगे रिजल्ट आने के, क्योंकि रिजल्ट जब आया था तो इन्हें नहीं पता था ये कहाँ थे। तो महाअनुभव देखिए, उस समय की बात थी जब इन्होंने अपना पूरा नोट्स जला दिया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट किया और ये अजीज अपना मोबाइल अपने रूम पे छोड़ करके लाइब्रेरी में थे। शाम के समय था, रात होने को थी और ये उस समय लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे थे। इट मीन्स अभी भी इनके पास वो जोश जुनून बना था। थोड़े समय के लिए होता है, जब अचानक से कुछ ऐसी होती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर उससे फिर से लड़ करके और फिर से इन्होंने पढ़ाई के रूम में आ गए थे। तो चलिए उस रिजल्ट के दिन क्या हुआ था ये हम लोग जानते हैं अपने एक अजीज दोस्त के साथ। और ये है हमारे एक अजीज दोस्त है शशि जी, जो कि बहुत ही प्यारे बंदे हैं। आज तक के बहुत ही हम लोगों ने डिप्लोमा में साथ पढ़ाई की है। और चलिए इन्हीं के जुबानी जानते हैं रिजल्ट दिन की कहानी। तो चलिए अब शशि सर बताएंगे कि रिजल्ट के दिन क्या हुआ, क्योंकि आप सर इनके रूम पे थे और उसके बाद कैसे आपको पता चला कि सर जी का सिलेक्शन हो गया है, उसकी कहानी बताइए। DRDO से सबसे पहले कॉल आया था। हाँ, कॉल आया था DRDO से कॉल आया था। हाँ। तो पहले तो अननोन नंबर था उठा नहीं रहे थे, तो इसका छोटा भाई था जो उठाया। तो बोला कि हम DRDO से बोल रहे हैं, तो छोटा था तो उसको समझ में ना आ रहा था, हमको मोबाइल दिया। फिर बोला कि मतलब अंकित राजा बोल रहे हैं, तो हम झूठ बोले यस सर। तो फिर बोले कि आपका सिलेक्शन हो गया है, जो मेल कर दिए हम बोले। तो फिर बताया कि कैसे कैसे मतलब प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सारा चीज मतलब एक पेज पे लिखते गए। और उसके बाद जैसे फोन कटा उसके बाद फिर अंकित को लाइब्रेरी से उठा के लाया। सर एक बात इन्होंने मिस कर दिया। अभी कुछ देर पहले हम लोग बातें कर रहे थे तो ये सर बोले कि जैसे ही फोन आया, फोन करते समय ये लिख रहे थे, सारा चीज अच्छे से लिख लेने के बाद जैसे ही उन्होंने फोन रखा तो सबसे पहला इसके रिजल्ट का जो जश्न मनाए थे सर जी मनाए थे। वो जो होता है बेताब यार, ये हमारे दोस्त को हो गया एकदम जोश जुनून के साथ, क्योंकि एक यही व्यक्ति थे। कल तक इनका चेहरा देखते थे तो हम लोग को दुख होता था कि नहीं यार ये बहुत गलत हुआ, काश इसका हो जाए, काश इसका हो जाए। और इनका हुआ तो खुशी हुई। चूंकि कल एक और मैं बता दूं, कल शाम में ही एक हम लोग के साथी टीम मेंबर हैं अनुराग सर, उनके क्लासेस ज्ञानवन एकेडमी का उद्घाटन था, पूजा समारोह था, तो शाम में हम लोग उनके पास थे। उसी समय सर जी का कॉल आया अनुराग सर जी के पास कि सर हमारा हो गया। हम पास में ही खड़े थे, वो बोले बात कर रहे थे तो थोड़ी सा है क्या आपका हो गया। तो हम फिर पूछे उनसे अनुराग सर, सर अपन अंकित के हो गया है? तो हाँ सर, तो हम भी एकदम थोड़ा हम कहे अंकित है कल सुबह आना तुम, क्योंकि ये जो मोमेंट है ना, ये एक स्टूडेंट की कहानी नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। इस लाइन से, इस पोजीशन से जो गांव से उठ करके लोग आते हैं, जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, डिप्लोमा में किस तरह से संघर्ष करके पढ़ते हैं, उसके बाद इस मुकाम तक आना एक अलग बात है। और इसको मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि इसकी बहुत ही आपको जरूरत है, सख्त जरूरत है। जैसा कि सर ने भी कहा, मार्केट में इस तरह का है, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति नजरिया उसकी बात ही कुछ अलग है, पर उसको चेंज करना है और वो चीजें इन्होंने करके दिखाई। हाँ सर क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं सर कि जो दिन रिजल्ट आया था कल सामने रात में, हाँ। हम तो लाइब्रेरी में थे सर, तो ये आया, ये मेरे रूम पर 4 दिन पहले आया था। हाँ। इसका खासियत है कि जिसके साथ में जाता है उसका रिजल्ट बना देता है, जिसका वेटिंग लिस्ट आता है उसका फाइनल। और इसका क्या किस्मत बोलिए चाहे जो बोलिए, इसका एक पैर का चिन्हानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब जैसे आया लाइब्रेरी में तो हम तो डर गए एकदम, बका के आ गए अंकित अंकित, हम कहा हुआ भाई तो हो गया DRDO में।
अब कोई भी ऐसा अचानक बोलेगा सर 3 महीना बाद कि DRDO, कोई विश्वास करेगा सर? कोई नहीं करेगा। हम इसको अपना मतलब भाई तो हम नहीं है लेकिन दोस्त है, लेकिन इसको हम मम्मी कसम इसको खिलाएं, पापा कसम खिलाएं, तो कसम खो, झूठ तो नहीं बोल रहा, पापा कसम मम्मी कसम ये सब खिलाएं सर। लेकिन ये पूरा खाते का ना हो गया है, ना हो गया, हम भी ना हो ले गया। अब मेरे जो बगल में एक और थे जो संदीप थे हमारा जूनियर है, वो सोए हुए थे, हम उठिए 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 हो गया, फड़ते पड़ते थोड़ा सा होता ना थोड़ा झाँकना, गैप ले लेते हैं, तो गैप में गैपिंग में थे और हमारे जस्ट बगल में बैठे थे, उनको ले हो गया जी हो गया जी, तो कहा हो गया सर सुतल में कहा हो गया सर, हमको सर हमको तो DRDO में बोल रहा है हो गया, तो DRDO में हो गया, तो हम हाँ वेटिंग लिस्ट लगता है क्लियर करवा दिया। कहा जो मेरा लाइब्रेरी से रूम लगता है 100 मीटर की दूरी है मेरा रूम, वो दम लग रहा था ना कि एकदम 2 दिन के है गैपिंग, 4 दिन के गैपिंग है, वहाँ मेरा एक 2 दिन का नहीं सर, पूरे 2 से 3 महीने का गैपिंग है, उस रिजल्ट से लेके आज तक का दिन का गैपिंग है। हाँ सर वो तो है सर। और जो जब से रिजल्ट आया सर, वो जो गैपिंग जो मेरा था, सबसे पहले अपना मतलब मम्मी पापा को बताएं, फिर आप लोग को हम लोग चर्चा किए, फिर जो हमारा बचपन के यार हैं उन लोग के बचाएं। एक तो मेरा हम अपना दोस्त के किस्सा यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे। मेरा जो दोस्त है वो थोड़ा सा मतलब पढ़ने में बेचारा के मतलब घर से थोड़ा स्थिति कमज़ोर था सर, तो बचपने से ही कमाने चल गया, लेकिन मेरे साथ उसका भी योगदान मेरा है इस जर्नी में सर। तो वहाँ उसमें हुआ कि उसको हम बोले कि मेरा नौकरी लग गया DRDO में, तो बोल रहा है कि सरकारी तो है ना ये होती है इम्पोर्टेंट सरकारी नौकरी की। तो हम कहें कि हाँ उसको सर नहीं पता है, तो हम कहें कि हाँ लग तो गया है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, जो अब भगवान का नाम लेके प्रोसेस को जर्नी को अब स्टार्ट करते हैं, यही साथ है सर। और फिर क्या हुआ सर, अब देख ही रहे हैं कि जैसा कि उस रात में जब रिजल्ट आ गया, अभी तक रात से हम सोए ही नहीं, नींद ही नहीं आ रहा है, मात्र हम 2 घंटा का गैप, सपना सच हो गया सर। जब भी सो रहे हैं, खुशियां हैं वो कहते हैं खुशी में भी आंसू निकलते हैं सर। खुशी तो जान में करते हैं सर। मम्मी पापा जो है, क्योंकि मम्मी पापा मेरा पढ़े लिखे उतना है नहीं, तो मम्मी को हम पूछे फ़ोन करके कि नौकरी लग गया है आपका बेटा को, कौची में लगा ही बताओ, कुछ में लग गया ना, सरकारी है ना। पापा के भी वही कहानी है, अपना घर के जिसको बता रहे पता किसी को नहीं है सर कि किस में लगा है। फुआ को बोले कि इसमें लगा, तक मतलब ठीक है ना, अच्छा है ना, बढ़िया है ना, इस तरह के सुना। और ये सब सुन के तो मतलब ये जो खुश हो गया, गदगद हो गया। हाँ हमें भी बहुत खुशी हुई कि सर ने ये सारी बातें साझा की। और सर आप पे और कुछ भी ऐसी बातें हों जो आपको लगता है कि नहीं हमें बताना चाहिए, तो आखिरी समय में आप पे कुछ पॉइंट अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं सर। हम तो आखिरी समय में यही बोलना चाहेंगे, क्योंकि 2 मिथ है मार्केट में लेके सर, कि एक है सबसे पहला कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच जो हमारा है बहुत घटिया ब्रांच है, इस तरह का सुनने का मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, 3 ब्रांच के आप छोड़ दीजिए, बाकी जितना भी ब्रांच है 3 ब्रांच समझ रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल को छोड़ा देते हैं, बाकी सब ब्रांच को सब आदमी घटिया बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब में कंपटीशन इक्वल है, सब में कम सीट उतना ही उसी प्रकार का आता है। अब जहाँ तक की तो हम जर्नी आपको बता दी, अब जहाँ तक होता है कि हम किस तरह से चीज़ों को पढ़ें आगे, चूँकि मेरा भी सक्सेस हो उस चीज़ में। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ों को ध्यान रखें। पहला कि आप अगर आपको सोचते हैं कि जैसे ही हम पास आउट करें तो उसके साल से 2 साल के अंदर हमारा नौकरी लग जाता है, तो आपको 2 चीज़ करना पड़ेगा। पहला कि आपको सेमेस्टर बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर में कौन सा, फर्स्ट सेकंड तो होता है कि पास करने के लिए। हमारा मेन जो पेपर स्टार्ट होता है थर्ड सेमेस्टर ब्रांच पेपर, तो थर्ड सेमेस्टर से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, बढ़िया से नोट्स बनाना पड़ेगा। जैसा सर बताते हैं, आप लोग भी जैसे हम लोग भी क्लास में बताते हैं कि DRDO में क्वेश्चन पूछा, NP स्टाइल में, अगर इस अपना एक पार्टिकुलर नोट्स बनाइए, उस सबको एक जगह क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब भी आप पास आउट हो तो क्वेश्चन के देखिएगा तो आपका 40% ऐसी तैयारी है, कहीं कोचिंग जाने का जरूरत नहीं है। और इतना आपको यहाँ से इतना कंटेंट दिया जाता है कि आप हम लोग खुद भी क्लास करते हैं, जैसा कि हम कुछ चीज़ टॉपिक को भूल गए हम पढ़ा दिए, उसी चीज़ से हम लोग कवर करते हैं, सर के पढ़ा दिए तो उसी चीज़ से हम लोग भी कवर करते हैं। ऐसा नहीं हम तो बड़ा कोचिंग में गए नहीं, छोटा जैसे आंसू सर हो गए तो उनका कम्युनिकेशन 4-5 पेपर बहुत बढ़िया है, तो उनसे हम लोग पढ़ लिए, उनका वीडियो देख लिए। इस तरह से हम लोग लेक्चर को देख के अपना सहयोग के साथ में अपना पढ़ते रहते हैं। ये हो गया लेक्चर के लेके अपना नोट कॉपी किस तरह से बनाना है। दूसरा हो गया, 2-3 कॉपी का बुक का नाम हम बताते हैं सर। पहला हो गया एक कैप्सूल, मार्केट में आया है सर यूथ का। सेकंड हो गया यूथ, जो 18,000 क्वेश्चन, अगर वो अपना भी याद करते हैं तो 4500 क्वेश्चन है, 4500 क्वेश्चन है। और थर्ड में हो गया एक भिक्के में रख लेते हैं, एक मेडिजी, 4 गो। इस 4 को आप अगर पढ़ लेते हैं तो चौथा किसी बुक के भी, 5वां किसी बुक का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मेन हम लोग का ऐसा तो ब्रांच पेपर में बहुत सारा है,
कंट्रोल, सिग्नल नेटवर्क, फलना चिल्ला बहुत सारा 13-14 को, लेकिन मेनली हम लोग का 5 पेपर से पूछता है सर। एडीसी हो गया, एनालॉग हो गया, मेजरमेंट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल, ये 5 पेपर और नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस 6 को। माइक्रो के भी रहता है सर, लेकिन माइक्रो का उतना योगदान अगर छोटा छोटा 4-5 क्वेश्चन याद कर लीजिएगा ना तो वही पूछता है। 80-85, 80-86, 80-51, माइक्रो प्रोसेसर जो हो गया वो सबसे, मतलब हम बोल रहे हैं कि जो मेजर जो हमारा ज्यादातर क्वेश्चन है जो कि एडीसी हो गया, एनालॉग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, डिजिटल हो गया और नेटवर्क थ्योरी हो गया। सर इससे आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं किसी भी बड़ा संस्था में जाने को नहीं जरूरत पड़ेगा। जो आप हम लोग कंटेंट देते हैं क्लास में, उस चीज़ को आप अगर पूरा, हम लोग को शॉर्ट नोट तो ऐसा है नहीं कि इसमें यही पूछता है, कम्युनिकेशन है तो पूरा बताते हैं, उस चीज़ों को नोट करके आपको इंटरव्यू में वो काम देगा। वही चीज़ आपको बताना होगा इंटरव्यू में कि कम्युनिकेशन क्या है, एग्जाम्पल से भी आप समझाते हैं कम्युनिकेशन के क्या टाइप है। ये तो आपको इंटरव्यू बेसिस पे हो गया। आपको अगर MCQ करना है तो जीबी को क्या बोले, यूथ को पूरा रट जाइए, क्वेश्चन समझ में आवे चाहे ना आवे, क्या करना है, रट जाना है। क्योंकि टेक्निकल का सबसे बड़ा बेनिफिट है, यह जीके की तरह होता है। टेक्निकल जो हमारा ब्रांच है जीके की तरह 10 है क्वेश्चन, मतलब मान लीजिए किसी आंसर का 5.6 है तो आपको कोई भी एग्जाम हो उसका 5 पॉइंट, अगर उससे अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो उसका आंसर वही रहेगा, डाटा चेंज नहीं होता है। ये सेमेस्टर में भी होता है सर। हाँ, टेक्निकल का सबसे बड़ा बेनिफिट हम एक चीज़ अपने से रियलाइज किए हैं कि एक एकदम समझिए कि जीके की तरह होता है। हाँ, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ पेपर है कि डायरेक्ट अगर आप मतलब जितना भी अगर जो अभी सेशन में भी चल रहे हैं, कोई फर्स्ट में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में है, तो फर्स्ट सेकंड में एक आप नॉर्मली पढ़िए, ठीक है। फर्स्ट सेकंड में हम यही प्रीफर करेंगे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर वाला स्टूडेंट को कि जनरल मैथ उस टाइम पढ़ लें, या जीके जीएस के कहीं कला, जीके जीएस को तो हम बता दिए, गौरव सर पढ़ लीजिए। रीजनिंग तो कोई भी स्टूडेंट का, जनरली टेक्निकल स्टूडेंट का बढ़िया होता है। मैथ के क्लास अगर 2 साल भर के अंदर में कंप्लीट कर लेते हैं तो उस स्टूडेंट का रिजल्ट 100% है कि जैसी पास आउट करता है तो उसके साल भर के बाद उसका हो जाएगा सर। और हम यही बोलेंगे कि VK मेहता हमारा मतलब एक बोलिए कि हार्ट है हम लोग का, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स VK मेहता हार्ट है। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ एकदम उसको इस VK मेहता के नाम से बोलते हैं। और एक हार्ट होता है, एक दिमाग होता है। दिमाग एकदम होता है एकदम क्वेश्चन हमको ओरिएंटेड पढ़ना है। यूथ पब्लिकेशन, यूथ है अभी तो जारी नया किया है पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको पढ़ लिए। तो हम तो नहीं कहते हैं किसी और बुक का पर जरूरत पड़ेगा, लगता है कि डीपली आप क्या कीजिएगा सर, जान के आपको MCQ 2 का पूछता है, जहाँ इंटरव्यू है तो इंटरव्यू आप तो सेमेस्टर में तैयार कर ले ही हैं टोटल पेपर, तो इंटरव्यू ला आपको देखना है नहीं, मेन तो MCQ देखना है। तो MCQ का यूथ अगर जितना भी जूनियर है वो सब पढ़ लेते हैं, या जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो बहुत सफिशियंट है। कोई भी बोलेगा एक बुक से नौकरी होगा, एक बुक से थोड़ा नौकरी होगा, राजपूत पढ़ना पड़ेगा, जीवी कोई भी, आप ये नहीं कि हम यूथ बोल रहे हैं तो यूथ ही, कोई भी अगर आप आरके राजपूत पढ़ते हैं तो एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। जीवी गुप्ता तो उसी को 10 बार पढ़िए। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, एक ही बुक को पकड़िए लेकिन उसका रिवीजन बार बार करिए, बार बार कीजिए। 75 तरह के पब्लिकेशन के किताब पढ़ने से फायदा नहीं होगा, लेकिन जब आप एक ही बुक को पकड़ करके उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा तो वो आपको एक मजबूत पकड़ मिलेगा, जैसा कि आप सेमेस्टर में भी करते थे। हाँ सर। चलिए, जो बातें हैं आप सोच लीजिए, अगर ये सारी बातें अगर हम लोग दिन भर भी करें तो ये कम पड़ जाएगा समय। तो ये सारी बातें आप लोगों ने देखा, एक जमीनी तौर पे गांव से उठ करके आज सर का ये पोजीशन यहाँ पे आया है। तो इस पोजीशन के लिए में जो भी संघर्ष हुआ, इसकी थोड़ी बहुत जानकारी अभी हम आपको दे पाए हैं, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, इसमें जो कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर कोई आपको लगता है कि नहीं हमें पूछना है, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और हम लोग आशा करते हैं सर अगली बार फिर जब सर के पास टाइम होगा तो फिर से मैं आपके सामने कुछ न कुछ लाते रहूंगा और बताते रहूंगा, क्योंकि सर जी का पूरा सहयोग है। इनका ये मानना है कि हम अपने जैसे ये जिस पोजीशन में थे, जिस जैसे थे, उन जैसे लोगों से आगे बढ़ें और सहयोगी पर्पस के हैं। इनकी एक बहुत बड़ी बात है, हमको अच्छी लगती है, ये सहयोगी पर्पस से हैं। ये लाख बताएं कि इनको प्रॉब्लम है, इनका दोस्त लोग सहयोग करते हैं, सेम टू सेम उसी तरह से इनका भी एक है। अगर कोई दोस्त किसी दोस्त का सहयोग कर रहा है, इट मीन्स वो दोस्त बहुत ही अनमोल है। तो ये वाली बातें ये हैं और ये आपको करना चाहते हैं। इन सारी बातों को सीख करके जो भी आपको जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई प्रश्न होगा कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट जब आपके सामने आएंगे तो उसको जरूर बताएंगे।
हम यही बोलना चाहेंगे सर, मतलब इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, अपना दोस्त इस सबको। हाँ। और ये हो गया, और हम बोलना चाह रहे हैं कि जितना मतलब लाइक ज़्यादा रहेगा, कमेंट रहेगा, तो हम पार्ट बाई पार्ट आके अपना सारी चीज़ों को बताएंगे, वहाँ किस तरह से काम होता है, क्या होता है, जितना हो सके हम पॉसिबल उस चीज़ों को आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे सर। चलिए ठीक है, जाते जाते एक लास्ट प्रश्न जो कि जानना चाहते हैं सर आपसे। आप पढ़ाई कर रहे थे, घर से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फिर भी आपने ये किया। इस जर्नी के दौरान जहाँ तक मुझे पता है आप पढ़ाने के फील्ड में भी आए थे, तो इस पढ़ाने के फील्ड से आपको कितना मदद मिला, इसके बारे में 2 शब्द बता दीजिए। क्योंकि जो स्टूडेंट वीक हैं वो चाहें तो अपना कुछ जानकारी जो आप प्राप्त किए हैं उसको पढ़ा करके या फिर कहीं पे पढ़ा करके इससे आप अपनी जर्नी को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं, जैसे सर ने किया। तो उसके बारे में 2 शब्द सर। सर हम तो मतलब एक इंटरव्यू पर्पस के लिए हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आप अगर कहीं स्टेज पे नहीं गए हैं और स्टेज पे आपको डायरेक्ट भेज दिया जाए, 4 को 5 को आपके सामने बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, इंजीनियर बैठे हुए हैं, तो आप इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछेंगे आपको जो भी आता रहेगा ना वो भूल जाइएगा। तो पढ़ाने का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंटरव्यू में आप नर्वस आइएगा नहीं, जैसा पूछेगा जितना आपको आएगा उसी हिसाब से आप जवाब दीजिएगा। ये तो इंटरव्यू पर्पस के लिए हो गया। सेकंड चीज़ जो हमारा हो गया, पढ़ाने का 2 तरीका होता है सर। एक होता है कि हम 10th के पढ़ा रहे हैं, 4th के पढ़ा रहे हैं, 5 के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमको उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं। पढ़ाना चाहिए तो अपना फील्ड का ही पढ़ाना चाहिए, उससे रिलेटेड वाला पढ़ाना चाहिए। जैसे कि हम EDC पढ़ाते हैं, तो EDC हमारा भी ब्रांच पेपर है, हम चीज़ों को और डीपली से देखेंगे, लाइकन को और डीप से मिलेगा, तो फायदा अल्टीमेट मेरा भी हो रहा है और अगला स्टूडेंट को भी हो रहा है। तो पढ़ाना भी वही चाहिए जो हमको लाइफ में ज़रूरत है। हम सर डिप्लोमा किए हुए हैं, अब पढ़ा रहे हैं 9th का, तो हमको 9th वाला तो काम देगा नहीं, 9th वाला तो मेरा काम देगा नहीं। हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़ में, डिप्लोमा में, ब्रांच पेपर, ब्रांच से रिलेटेड जितना ज़्यादा चीज़ों को हम पढ़ाएंगे तो हमारा ही फायदा है। हमसे ज़्यादा, क्योंकि हम तो देखेंगे कि हमारा ज़्यादा बेनिफिट, उसमें मेरा लालच तो है सर, लेकिन अगला के भी फायदा ये है कि हम ज़्यादा डीप में देखेंगे तो उसका कंटेंट भी उतना ही बेहतर मिलेगा, और इससे है कि उसका भी फायदा होगा। अब जब वो आएगा इस स्टेज पे तो भी यही चीज़ करेगा कि हमको और इस चीज़ में देख रहे हैं कि सर लगता है कि यहाँ पढ़ी, बोलते बोलते चीज़ों को छूट गया, इसमें हमको और ऐड करना होगा या जोड़ना या घटाना होगा, अपने अनुसार करेगा, तो फिर अगला स्टूडेंट की एकदम साइकिल की तरह ही चलते रहता, और इसका बेनिफिट अल्टीमेट आपको कहीं ना कहीं नौकरी में मिलेगा ही। कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक न एक दिन जरूर मिलती है। तो चलिए इसी सभी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर से आपको कहता हूँ कि जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वही आपकी पूंजी है और मेहनत सफलता की कुंजी है। तो बस इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ नेक्स्ट आने वाले अपडेट के लिए।